स्टार्ट करते हैं फिर अपन जेई मेंस के पीवाईक्यू का डिस्कशन। 22 जनवरी का जो शिफ्ट 1 है उसका डिस्कशन अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट 1 2 3। तो आपको सेट में 3 एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 और उसमें बताना है कि कितने नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। तो सबसे पहला जो रिलेशन है वो तो आपका इस टाइप का हो जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो हो जाएगा 1 1 2 2 और 3 3। ये अपने आप में एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आपको पता ही होगा क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। क्या इसके अलावा भी बन सकते हैं? तो अपन चेक कर लेते हैं। ऐसा करते हैं अपन 1 1 2 2 और 3 3 को ले लेते हैं दोबारा। और इसके अलावा क्या करते हैं, जो दो एलिमेंट्स हैं जैसे आप 1 2 या 2 3 या 1 3, तो एक बार अपन 1 2 को लेके देखते हैं ना। अगर आपने 1 2 को लिया तो इक्विवेलेंस में सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो 1 2 की वजह से 2 1 भी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं ले रहा। अगर आप इसको चेक करेंगे ये अभी भी इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो है सही, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 आ रहा है। अब उसके बाद सिमेट्रिक भी है क्योंकि 1 2 का 2 1 भी है और 1 2 2 1, मतलब अगर आप इसको ए बी और बी सी मानते हैं तो जो ए सी है वो 1 1 है, वो भी अवेलेबल है। तो इसका मतलब एक और इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। ऐसे ही अपन एक और बना सकते हैं। कैसे? 1 1 2 2 3 3 तो आपको लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप ले लो 1 3 और 3 1, तो ये भी हो गया। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके अलावा एक और बन जाएगा, क्या? 1 1 2 2 3 3 और 2 3 और 3 2, ठीक है। 4 तो हो गए टोटल। क्या और भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अब आप क्या करो, 1 1 2 2 3 3 तो उठाओगे ही सही, है ना। उसको उठा लो पहले। तो 1 1 2 2 3 3, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करो, 1 2 1 3 2 3 सब उठा लो। तो अगर आप 1 2 उठाओगे तो उसकी वजह से आपको 2 1 उठाना पड़ेगा, और अगर आपने 2 3 उठाया तो उसकी वजह से 3 2 उठाना पड़ेगा, और अगर आपने 1 3 उठाया तो उसकी वजह से 3 1 उठाना पड़ेगा। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर लीजिए, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। जैसे 1 2 2 1 सिमेट्रिक बन गया, 2 3 3 2 सिमेट्रिक बन गया, 1 3 3 1 सिमेट्रिक बन गया। अब 2 3 और 3 2 की वजह से 2 2 ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में जो नॉन जीरो या फिर जो नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशंस है वो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब यहां पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहां पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक फंक्शन है डिफाइन फ्रॉम आर टू आर। आर टू आर मतलब डोमेन आर हो गया, कोडोमेन भी आर हो गया, और वो किसको, दैट इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। मतलब एक फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ये रिलेशन देखते ही आपको ये पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे फंक्शन क्या कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो वो फंक्शन हम मान लेते हैं b की पावर kx, ठीक है। इसमें a मत अज्यूम करना क्योंकि a उसने ऑलरेडी यूज किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो फंक्शन जो होगा b की पावर kx टाइप का हो जाएगा। अब यहाँ पे ना तो b पता है ना k पता है, उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि जो f डैश 0 है वो 4a है। तो आप क्या करो, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। तो f डैश x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे a की पावर x होता है, तो a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू ln b। लेकिन यहाँ पे kx अवेलेबल है, तो x अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो k और आ जाएगा, ठीक है। ये आपका f डैश x है। अब अपने को f डैश 0 निकालना है, तो x को आप 0 पुट कर दो, तो b की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा k ln b एंड दैट इज इक्वल्स टू 4a। सही है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इस k को आप यहाँ पे ले जाओ, तो ये बन गया ln b पावर k इज इक्वल्स टू 4a। तो ये ln का बेस e होता है ना, तो b की पावर k की जो वैल्यू है दैट इज e पावर 4a, ठीक है। अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। हमारा फंक्शन है b की पावर kx, तो फंक्शन b की पावर kx को b की पावर k और उसकी पावर x भी तो लिख सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। अब b की पावर k की वैल्यू कितनी है? e की पावर 4a। तो यहां पे ये बन गया e की पावर 4a और उसकी पावर x। सो इसका मतलब e की पावर 4ax मेरा फंक्शन आ चुका है। a आपका अननोन है, यहाँ पे फंक्शन fx आ गया e की पावर 4ax। a की वैल्यू निकालने के लिए उसने एक रिलेशन दिया हुआ है आपको, ये वाला देखो, ठीक है। तो f डबल डैश x मतलब इस फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करो। पहली बार करोगे तो 4a इंटू ई की पावर 4x, दोबारा करोगे तो 4a इंटू ई की पावर 4x। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 4a इंटू
ई की पावर 4x दैट इज एफ डबल डैश एक्स माइनस 3a इंटू एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम देखें 4a इंटू ई की पावर 4ax, साथ में माइनस का एफ एक्स दिया है तो माइनस का एफ एक्स रख दो आप यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ई की पावर 4x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो कितना बच गया अपने पास, 16a स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 4a स्क्वायर 1 आता है, यहां से a आ जाएगा हाफ, माइनस हाफ नहीं ले सकते आप क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी a पॉजिटिव दिया हुआ है। अब a की वैल्यू भी आपको पता चल गई, तो इसका मतलब आपका फंक्शन क्या आ जाएगा, fx e की पावर 2x। अब इसके आगे की कहानी सुनो आप, उसने बोला एक रीजन है r जिसमें y की वैल्यू 0 से लेकर f ऑफ ax के बीच में है और x आपका 0 से 2 है। अब f ऑफ ax पूछा है उसने, f x नहीं बोला, तो fx e की पावर 2x है, तो f ऑफ ax कितना हो जाएगा, e की पावर 2ax, और a आपका हाफ है, तो a को अगर आप हाफ रखते हैं तो ये सिंपली e की पावर x आ जाएगा। इसका मतलब आपका फाइनली जहां एरिया निकालना है वहां पे जो फंक्शन एफ एक्स है वो e की पावर x हो गया। तो e की पावर x का अपन यहां ग्राफ बना लेते हैं, इधर ही बना लेते हैं, ऐसा कुछ बनेगा, और x आपका 0 से 2 है, तो ये एरिया आपको निकालना है, ठीक है ना, y की वैल्यू इन बिटवीन 0 टू e की पावर x। तो आप सिंपली क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इसका मतलब आपका एरिया क्या आ जाएगा, e की पावर x dx इंटीग्रल 0 टू 2। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x 0 टू 2 लिमिट लगा दो, तो 2 रखोगे तो e स्क्वायर, 0 रखोगे तो 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, e स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पे e स्क्वायर माइनस 1 मतलब ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं 22 जनवरी की शिफ्ट 1 का। लेट द ट्रायंगल पी क्यू आर बी द इमेज ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 1,3, 3,1 एंड 2,4। तो आपको 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं एक ट्रायंगल के, और फिर उसका जो इमेज वाला ट्रायंगल है वो पी क्यू आर है, ठीक है, साथ में वो लाइन भी दी हुई है जिसके रेस्पेक्ट में आपने इमेज निकाला है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2। इफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज द पॉइंट अल्फा कोमा बीटा देन फाइंड दिस एक्सप्रेशन। अब जो आपका इमेज वाला ट्रायंगल है उसका सीधा सेंट्रोइड पूछ रहा है, तो आप ऐसा करो, जो आपको ओरिजिनल ट्रायंगल दिया है ना, पहले तो उसका सेंट्रोइड निकाल लो आप, क्योंकि अगर आप 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं और तीनों वर्टिसेस का इमेज ले रहे हो किसी लाइन में और एक नया ट्रायंगल बना रहे हो, तो सेंट्रोइड का भी आप इमेज लोगे, सिंपल सी बात है। तो मुझे तो सेंट्रोइड निकालना है ना, तो मैं ओरिजिनल ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकाल लेता हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, ये सिंपली आ जाता है 2,8/3। तो आप तो क्या करो, जो सेंट्रोइड है उसी का इमेज निकाल लो और वही पॉइंट बन जाएगा अल्फा कोमा बीटा। तो अब हमारे पास लाइन क्या दी हुई है, इसको यहां लिख लेते हैं अपन, x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इमेज फॉर्मूला लगाए, 2,8/3 का इमेज लेना है अपने को, तो वो हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन a। यहां पे क्या आता है डिनोमिनेटर में, कोफिशिएंट ऑफ x इन द लाइन वो 1 है, दैट इज इक्वल्स टू y माइनस y1, y1 मतलब जिसका आप इमेज ले रहे हो, तो वो 8/3 है, डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ द लाइन इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स। अब आप क्या करो, जिस भी पॉइंट का इमेज लेना है उसको लाइन में पुट कर दो, तो x की जगह 2 और y की जगह 8/3 रख दो, होल डिवाइडेड बाय x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो भी लाइन के कोफिशिएंट्स होते हैं x और y के, उनके स्क्वायर का सम। तो ये हो जाएगा सिंपली 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -32 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 15, ठीक है। यहां से आप x और y की वैल्यू निकाल लो, तो x आ गया 2 माइनस 32/15, -2/15, इसी को अल्फा बोलेंगे क्योंकि ये सेंट्रोइड का हम इमेज ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप यहां से y की वैल्यू निकाल लो, तो y माइनस 8/3 इज इक्वल्स टू -64/15, तो y की वैल्यू 8/3 -64/15, तो ये 40 माइनस 64 -24/15, दैट इज कॉल्ड बीटा। अल्फा भी पता चल गया, बीटा भी पता चल गया, 15 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा निकालना है। तो यहां से अपन देखते हैं 15 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, 15 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा -2/15, और माइनस बीटा कितना हो जाएगा 24/15, 15 कैंसिल हो गया और ये आंसर आ गया 22। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे ऑप्शन
डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आप डायरेक्टली क्या करो, सेंट्रोइड का इमेज निकाल लो और उसको अल्फा बीटा नाम देके फिर जो भी आपसे पूछा गया है उसकी वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का है, फोर्थ क्वेश्चन। लेट Z1 Z2 एंड Z3 बी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन द सर्किल मॉड z इक्वल्स टू 1। मतलब तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक सर्किल पे लाई कर रहे हैं मॉड z इक्वल्स टू 1, ठीक है। और ये भी बोला है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस पाई बाई 4 है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 0 है और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 पाई बाई 4 है। फिर एक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसके मॉडुलस के स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है अल्फा प्लस बीटा रूट 2। अल्फा बीटा आपको इंटीजर दिए हुए हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे Z1 Z2 Z3 फाइंड करना पड़ेगा। बहुत ही ईजी है, देखो कैसे। इतना तो आपको पता है ना कि तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम सर्किल पे लाई कर रहे हैं। मतलब अगर मैं Z1 को लाई कराऊंगा तो मॉड Z1 इज इक्वल्स टू 1, Z2 को लाई कराऊंगा तो मॉड Z2 इज इक्वल्स टू 1, Z3 को लाई कराऊंगा तो मॉड Z3 इज इक्वल्स टू 1। आर्ग्यूमेंट भी दे रखे, तो आपको इतना पता होना चाहिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है मॉड्यूलस इनटू e की पावर i थीटा। अगर मैं Z1 की बात करता हूं उसका आर्ग्यूमेंट माइनस पाई बाई 4 है और मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 तो 1 है, तो सिंपली Z1 कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस आई पाई बाई 4। ऐसे ही अगर आप Z2 निकालोगे, Z2 का तो आर्ग्यूमेंट ही 0 है, तो वो सिंपली 1 इंटू ई की पावर आई 0 1 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप Z3 निकालते हो दैट इज e की पावर आई पाई बाई 4। अब आपके पास Z1 Z2 Z3 तीनों पता है, उसको आप यहां पे रख दो जो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, रखे। तो मॉड ऑफ Z1 मतलब e की पावर माइनस आई पाई बाई 4 इंटू Z2 बार, Z2 की वैल्यू 1 है तो Z2 बार भी 1 होगा क्योंकि रियल नंबर का कॉन्जुगेट सेम ही बन जाता है। तो ये इंटू 1 हो गया, तो उसको मैं नहीं लिख रहा, इंटू 1 तो वो हट ही जाएगा। प्लस Z2 Z3 बार, Z2 1 है तो उसको क्या ही लिखे, Z3 बार का मतलब क्या होता है, ये जो Z3 है इसका कॉन्जुगेट, तो सिंपली वो e की पावर माइनस आई पाई बाई 4 हो जाएगा क्योंकि कॉन्जुगेट में आयोटा का साइन ही तो चेंज करना होता है। तो यहां पे आ जाएगा ये e की पावर माइनस आई पाई बाई 4 प्लस Z3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z3, e की पावर आई पाई बाई 4। एंड व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ Z1 बार, ये आपका Z1 है तो इसका बार लोगे तो वो आयोटा बन जाएगा फिर, तो इंटू e की पावर आई पाई बाई 4 और इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर ही इसके बराबर दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों सेम है, 2 टाइम्स e की पावर माइनस आई पाई बाई 4 बन जाएगा। और अगर आप यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे, बेस सेम है ना, तो वो पावर ऐड होके e की पावर आई पाई बाई 2 बन जाएगी और उसके मॉड का स्क्वायर। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको अपने को क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, e की पावर आई थीटा जो होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो सिंपली हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही ये वाला अगर आप चेक करते हैं, e की पावर आई पाई बाई 2 दैट इज कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 और ये मॉड्यूलस का स्क्वायर। कॉस माइनस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 होता है और ये होता है माइनस 1 बाई रूट 2, ठीक है। तो इसको अपन यहां लिख लेते हैं। फाइनली ये कितना बन गया, 2 टाइम्स 1 बाई रूट 2 माइनस आई बाई रूट 2 और ये कॉस पाई बाई 2 तो 0 है और आयोटा इंटू साइन पाई बाई 2 आयोटा हो जाएगा सिंपली, और इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये रूट 2 और ये प्लस का आयोटा और माइनस का रूट 2 आयोटा। तो भाई ये सिंपली क्या पूछ रहा है आपसे, मॉड्यूलस ही तो पूछ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आयोटा y, तो आप सिंपली आंसर देते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक तरीका का x है और यहाँ पे y की वैल्यू 1 माइनस रूट 2 है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैंने स्क्वायर रूट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आप ऑलरेडी स्क्वायर कर रहे हो, तो यही आपका आंसर है। इसको आप ओपन कर लो, 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2 रूट 2, तो आंसर आ चुका है 5 माइनस 2 रूट 2। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं किससे, अल्फा प्लस बीटा रूट 2 से, तो अल्फा की वैल्यू 5 और बीटा की वैल्यू माइनस 2 आ रही है। इसने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, तो 25 प्लस 4 29 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला गया है, यूजिंग द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज।
तो 16 टाइम्स सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का सम पूछा है। हमें एक आइडेंटिटी ऑलरेडी याद आ रही है कि जो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स होता है वो पाई बाई 2 होता है। तो ऐसा करते हैं अपन, किसी एक को टी मान लेते हैं, वो आपकी मर्जी, आप चाहे सेक इनवर्स एक्स को मानो चाहे कोसेक इनवर्स एक्स को मानो। तो मैं यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स को टी मान लेता हूँ, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए जिसको आपने टी माना है उसका रेंज क्या होता है। सेक इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 टू पाई, लेकिन उसमें कभी भी पाई बाई 2 नहीं आ पाता, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, मतलब जिसकी आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी, आप चाहे तो उसको y कह दो, तो y इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स, ये तो टी स्क्वायर हो गया। अब कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, देखो पाई बाई 2 माइनस टी। अब ये तो ऐसा लग रहा है कि सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है जिसमें रेंज पूछी गई है, एक पर्टिकुलर इंटरवल है 0 टू पाई। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं, 16 टाइम्स टी स्क्वायर और टी स्क्वायर 2t स्क्वायर, और ये माइनस का पाई टी प्लस पाई स्क्वायर बाय 4, वेयर टी बिलोंग्स टू 0 टू पाई। पाई बाई 2 चाहे तो हटा दो उसमें से अभी। तो हमें ये पता है कि कभी भी रेंज वाला क्वेश्चन होता है तो आपको क्या करना होता है, एक तो बाउंड्री पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करनी होती है, मतलब आपको एक बार टी को 0 रखना है, एक बार टी को पाई रखना है। इसके अलावा एक जगह और चेक करते हैं, इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक हम कहते हैं वर्टेक्स, या फिर अगर आप नॉर्मली फंक्शन के लिए बोलोगे जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो। तो एक बार पहले ना अपन इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 कर लेते हैं। तो अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा, और अगर आपने उसको 0 किया तो एक पॉइंट आ रहा है पाई बाई 4। पाई बाई 4 आपका पर्टिकुलर इंटरवल में लाई कर रहा है, तो मतलब आपको ये क्वेश्चन 3 जगह चेक करना है, 0, पाई और पाई बाई 4। उनमें से एक सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, एक सबसे छोटी। तो मैं t बराबर 0 से स्टार्ट करता हूं, t को मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू सिंपली 16 इंटू पाई स्क्वायर बाय 4 आ रही है, विच इज 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। अब मैं पहले t को पाई रख देता हूं। जैसे ही मैंने t को पाई रखा तो ये 16 इंटू 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4, तो ये हो गया 5 पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू 16, ठीक है। ये स्क्वायर हो जाएगा आपका यहां पे, ये आपका आ रहा है 20 पाई स्क्वायर। अब एक वैल्यू और बची है, आपको t को पाई बाय 4 रख के और चेक करना है। तो आप t को पाई बाय 4 रख के चेक करिए कितनी वैल्यू आ रही है एक बार जल्दी से। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स, अगर आप t को पाई बाय 4 रखेंगे तो 2 इंटू पाई स्क्वायर बाय 16, मतलब पाई स्क्वायर बाय 8, और फिर ये हो जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर बाय 4 और ये प्लस का पाई स्क्वायर बाय 4, ये तो कैंसिल हो गया, ये सिंपली 2 पाई स्क्वायर आ रहा है आपका। अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो इनमें सबसे छोटी वैल्यू 2 पाई स्क्वायर आ रही है और सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है ये 20 पाई स्क्वायर। तो ये आपका मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है, और इन्हीं दोनों का इसने क्या पूछा है, सम। तो अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो 22 पाई स्क्वायर आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का सम कितना आ रहा है, 22 पाई स्क्वायर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, अ coin is tossed 3 times. Let capital X denote the number of times a tail follows a head. जब भी टेल हेड को फॉलो करेगा, वो अपन ने एक रैंडम वेरिएबल माना हुआ है कैपिटल एक्स, तो उसकी काउंटिंग करनी है कितनी बार ऐसा हो रहा है। इफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर डिनोट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, देन द वैल्यू ऑफ 64 इंटू म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर। सबसे पहले तो आपने कॉइन को 3 बार उछाला है ना, तो पहले तो आप सारे आउटकम्स लिख लो। आपको पता होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आउटकम बनते हैं, तो 8 आउटकम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर उसके बाद बढ़ेंगे आगे क्या करना है। हेड हेड हेड, अब 2 बार हेड और 1 बार टेल ले लेते हैं, तो इसको घुमा भी सकते हैं अपन, हेड और टेल हेड हेड। अब 1 बार हेड और 2 बार टेल ले लेते हैं, अब इसको घुमा देते हैं, और लास्ट वाला टेल टेल टेल। टोटल 8 आउटकम है। अब इसमें अपन चेक करेंगे कि जब भी टेल हेड को फॉलो करता है कब कब हो रहा है ऐसा। यहां पे तो कोई टेल है ही नहीं, तो ऐसा 0 बार हुआ है। इसको अगर आप देखोगे तो टेल ने हेड को फॉलो किया है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा वो काउंटिंग, ठीक है। यहाँ पे भी टेल हेड को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे भी 1 काउंटिंग आ जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स गिनना है अपने को, है ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा, टेल हेड को फॉलो नहीं कर रहा है तो 0, यहाँ पे टेल हेड को फॉलो कर रहा है
तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ये। यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेल फॉलोज हेड, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, टेल फॉलो नहीं कर रहा है हेड को, तो ये 0, और यहाँ पे भी 0 होगा क्योंकि टेल ने हेड को फॉलो नहीं किया। तो अगर आप देखेंगे 4 बार 0, 4 बार 1 आ रहा है, मतलब 4 केस ऐसे हैं जिसमें जो टेल है हेड को फॉलो नहीं कर रहा, और 4 ऐसे केस हैं जिसमें एक बार फॉलो हुआ है। तो हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टाइम्स। पूरे का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अपन नहीं बनाएंगे, अपन जो पूछा गया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं। तो यहाँ पे x लिख दिया रैंडम वेरिएबल, और यहाँ px। या तो आपका ऐसा 0 बार हुआ है या 1 बार हुआ है, मतलब या तो फॉलो ही नहीं हुआ या फिर 1 बार फॉलो हुआ है। तो अगर 0 बार हुआ है तो ऐसे कितने केस है, 1 2 3 4, 8 में से 4 केसेस में ऐसा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी तो हाफ ही हो जाएगी ना उसकी। और जब भी टेल ने हेड को फॉलो किया और ऐसा नंबर ऑफ टाइम्स 1 बार हुआ है, तो उसके भी आपके 4 केस है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ हो जाएगी। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई। अब आप इसका एक बार मीन और वेरिएंस निकाल लीजिए। तो जो मीन होता है, जिसको हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है समेशन एक्स पी एक्स, मतलब वेरिएबल को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 0 इंटू हाफ प्लस 1 इंटू हाफ। सो ये तो हाफ आ गया आपका, तो म्यू का वैल्यू तो हाफ आ गया। अब रही बात वेरिएंस की, तो जो वेरिएंस होता है दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस म्यू स्क्वायर। एक्स स्क्वायर पी एक्स मतलब वेरिएबल का जो भी स्क्वायर है इंटू उसकी करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। तो ये हो जाएगा आपका 0 स्क्वायर इंटू हाफ प्लस 1 स्क्वायर इंटू हाफ, और माइनस में म्यू हाफ का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ रहा है 1/2 माइनस 1/4 विच इज 1/4। तो आपके पास वेरिएंस भी आ चुका है 1/4, और मीन भी आ चुका है, म्यू इज इक्वल्स टू हाफ। वैल्यू रख देते हैं, तो 64 टाइम्स म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर, म्यू की वैल्यू हाफ है और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1/4। तो ये हो गया 64 इंटू 3/4, तो 16 इंटू 3 मतलब 48 आपका करेक्ट आंसर आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, बी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का, A1 A2 A3 डैश डैश जीपी में है और इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स है, मतलब जीपी के जो टर्म्स है वो पॉजिटिव भी है और इंक्रीज भी कर रहे हैं। A1 A5 का प्रोडक्ट 28 है, और इसके अलावा A2 प्लस A4 की वैल्यू 29 दी हुई है, और आपसे पूछा गया है A6 क्या होगा। सबसे पहले A1 इंटू A5, A1 A होता है, A5 A इंटू आर पावर 4 होता है। ठीक है, तो यहां से A स्क्वायर आर पावर 4 28 आ गया। इसके अलावा दूसरा रिलेशन है A2 होता है AR और A4 होता है AR क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 29। यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, AR, तो AR को कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, अंदर क्या बचा, 1 प्लस आर स्क्वायर। अब एक बात सुनना आप, इन दोनों इक्वेशन से अपने को A और R की वैल्यू निकालनी है। A मस्ट बी पॉजिटिव, और इंक्रीजिंग जीपी के लिए R का वैल्यू 1 से बड़ा होना जरूरी है। ठीक है, कैसे सोल्व करें, दूसरी वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर दो आप। दूसरी वाली इक्वेशन का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 29 का स्क्वायर। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, कैसे भी कर दो, इसको इससे या इसको इससे, वो आपकी मर्जी है। तो मैं सीधे सीधे डिवाइड कर देता हूं, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो A स्क्वायर तो कट ही रहा है, आपको दिख रहा होगा, और डिवाइड करोगे तो एक आर स्क्वायर भी कट जाएगा, या फिर पूरा ही लिख लेते हैं अपन, A स्क्वायर आर पावर 4 अपॉन A स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 28 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, बचा क्या, आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28/29 होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, क्योंकि आर तो आपका पॉजिटिव ही होगा ना, तो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो बचेगा आर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू √28/29। अब आप इसको डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक सोल्व कर लो। ये ध्यान रखना, जो आर का आपका वैल्यू आना चाहिए वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर अपन चाहें तो इसको पूरा ही सोल्व कर लेते हैं एक बार, अदरवाइज डायरेक्ट कंपैरिजन से दिख रहा है कि आर की वैल्यू √28 ही आएगी अगर आप कंपेयर करोगे तो। अदरवाइज क्वाड्रेटिक ही सोल्व कर लेते हैं अपन। तो ये हो गया √28 आर स्क्वायर माइनस 29 आर, और ये हो जाएगा आपका प्लस में √28।
यहां से r की वैल्यू 1 से बड़ी वाली और पॉजिटिव निकालनी है ना, पॉजिटिव तो हो ही जाएगी। तो r इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहां से अगर आप सोल्व करेंगे, ये जो अंडर रूट के अंदर टर्म आता है ये आपका 27 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं दिस इज 27, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, एंड दिस डिवाइडेड बाय 2a। अगर आपने माइनस साइन लिया तो आपका r का वैल्यू 1 से छोटा हो गया, जो कि नहीं ले सकते, तो आपको प्लस साइन लेना है। प्लस साइन लेते ही 56 डिवाइडेड बाय 2 रूट 28 विच इज 28 बाय रूट 28, तो रूट 28 ही आएगा r का वैल्यू। तो वो अपन ने डायरेक्ट भी देख लिया था कंपेयर करके, यहाँ से r को रूट 28 रखने पर वो सेटिस्फाई कर रहा था। r की वैल्यू फाइनली आ गई। अब इस r की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दो, ये पहली इक्वेशन दिख रही है आपको। तो a स्क्वायर r पावर 4 इज इक्वल्स टू 28, तो ये 28 28 28 दो बार 28 हो जाएगा ना ये। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1/28। तो a आपका पॉजिटिव होना चाहिए 1 अपॉन रूट 28। देखो आपको a भी पता चल चुका है, r भी पता चल चुका है, आपको क्या निकालना है a6 होगा a इंटू आर पावर 5, तो 1 अपॉन रूट 28 इंटू रूट 28 की पावर 5, तो ये सिंपली रूट 28 की पावर 4 बनेगा, मतलब 28 का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर आप चेक करो कौन सा ऑप्शन है, 784। तो इसका मतलब आपका 784 करेक्ट आंसर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो 28 स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेट लाइन का। आपको दो लाइंस यहां पे दी हुई है, ठीक है, L1 और L2, B2 लाइन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब ये दोनों जो लाइन है, इनकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है उस पर कौन सा पॉइंट लाई करता है। मतलब अगर मैं आपको रफली बताऊं ना कि जैसे ये L1 है और ये मान लो कोई L2 है, तो ये मान लो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है। अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है तो दोनों के परपेंडिकुलर ही होगी। अभी इस फिगर में दिखेगा नहीं क्योंकि पूरा का पूरा जो ये सीन है ये 3D के अंदर है। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है, ये SD लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन। इस पे बताना है कौन सा पॉइंट लाई करेगा। तो ये तो तभी हो पाएगा जब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन पता हो। अब वो कैसे निकलेगी, उसके लिए आप क्या करो, इस पॉइंट को A मान लो जो L1 के थ्रू है, और इस पॉइंट को B मान लो। अब आप क्या करो, A पॉइंट जो कि L1 पे है, मतलब A तो जनरल पॉइंट ही होगा ना, तो इस लाइन को आप लैम्डा के इक्वल मान लो और इस लाइन को आप म्यू के इक्वल मान लो। तो आपका जो A पॉइंट होगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा दैट वुड बी 2 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, फिर यहां से 3 लैम्डा प्लस 2 और यहां से आपके पास आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 3। ऐसे ही अगर आप B पॉइंट निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ म्यू थ्रू L2, तो वो हो जाएगा 3 म्यू प्लस 2 और उसके बाद आ जाएगा 4 म्यू प्लस 4 और उसके बाद आ जाएगा 5 म्यू प्लस 5। अब आप क्या करो, आपके पास A और B पॉइंट्स पता है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा म्यू, चलने दो, लैम्डा म्यू भी निकल जाएगा थोड़ी देर में। ए बी लाइन की मतलब जो अगर आप डायरेक्शन देखोगे, आपको पता है लाइन की डायरेक्शन जो होती है जिन दो पॉइंट से पास होती है उन दोनों के सब्ट्रैक्शन से आ जाती है। तो इन दोनों को माइनस कर दो, किसी में से भी किसी को कर दो, आपकी मर्जी है। तो मैं ऐसे माइनस कर देता हूं, ये 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 1। ठीक है, चाहे तो वेक्टर की फॉर्म में लिख लो, चाहे फिर ऑर्डर्ड पेयर के जैसे भी है ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू माइनस का 2 और ये हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस का 5 म्यू माइनस का 2। ठीक है, तो एक बार अपन इसमें ये चेक कर लेते हैं, 4 लैम्डा प्लस 3, 3 म्यू प्लस 2, 4 म्यू प्लस 4, 5 म्यू प्लस 5, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया अपन ने। ठीक है, 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू माइनस 2, 4 लैम्डा माइनस 5 म्यू माइनस 2। अब सवाल ये उठता है कि आपने ए और बी पॉइंट तो मान लिया, लेकिन लैम्डा म्यू निकालोगे कैसे भाई। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो L1 के भी परपेंडिकुलर होगी, L2 के भी परपेंडिकुलर होगी। तो एक बार जो ये वेक्टर बना है जिसको मैंने कॉमा लगा के लिखा है, इसका डॉट एक बार मैं किसके साथ करूंगा, ये एक्चुअली ए बी वेक्टर है आपका ना, ए बी वेक्टर। इसका डॉट एक बार L1 की डायरेक्शन के साथ 0 करूंगा, एक बार L2 की डायरेक्शन के साथ। तो इसको अपन अगली स्लाइड पे लेते हैं। ठीक है, L1 की डायरेक्शन है 2 3 4, तो यहां से अपन इसको ऐसे कर लेते हैं। देखो L1 की डायरेक्शन क्या क्या है, 2 और यहां पे 3 और ये 4। तो वापस से देखते हैं अपने में जो ए बी वेक्टर आया था वो क्या है, 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 1। तो ये हो गया आपका 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स। अब इसको यहां पे देखते हैं, 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू माइनस 2,
3 लैम्डा माइनस 4 म्यू माइनस 2 प्लस 4 टाइम्स, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ना आपका, 4 लैम्डा माइनस 5 म्यू माइनस 2, ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाना चाहिए, ठीक है, L1 की डायरेक्शन के साथ। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 लैम्डा 9 लैम्डा 13 और ये 16, 29 लैम्डा तो यहां से आ गया, माइनस 6 म्यू माइनस 12 म्यू मतलब माइनस 18 और माइनस का 20, तो यहां पे कितना आ जाएगा ये माइनस का 38, कांस्टेंट टर्म माइनस 2 और माइनस 6 माइनस 8 और माइनस 8, तो ये 16 बन जाएगा। पहली इक्वेशन आ गई आपके पास लैम्डा और म्यू में। अब जो आपने ए बी वेक्टर लिखा था ना पीछे, उसका डॉट प्रोडक्ट L2 की डायरेक्शन के साथ 0 कर लो। तो सीधा सीधा बस मैं L2 की डायरेक्शन देख लेता हूं, 3 4 5 है, तो यहां पे 3 4 और 5 लिख देना आप बस। ये 3, ये हो गया आपका 4 और ये आपका आ जाएगा यहां पे 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर ले, 6 लैम्डा और यहां से 12 18 और ये 38 लैम्डा हो जाएगा। ये म्यू देखें माइनस 9 और माइनस 16, माइनस 25 तो यहां से आ गया और फिर माइनस 25 माइनस 50, कांस्टेंट टर्म माइनस 3 और माइनस 8, तो माइनस 11 तो ये आ गया और माइनस का 10 और है, तो ये 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का बेस्ट तरीका बताता हूं। वैसे तो ये 2 वेरिएबल की वाली इक्वेशन है ना। पहली इक्वेशन को आप क्या करो, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देना। पहली इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देना आप, क्योंकि 50 था तो 38 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरी इक्वेशन को 38 से। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सबट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो लैम्डा कॉमन आ जाएगा, 29 इंटू 50 माइनस 38 का स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा। वहां से ये 800 माइनस 21 इंटू 38, ये कैलकुलेशन अगर आप करोगे यहां से लैम्डा की वैल्यू 1/3 आएगी, बहुत इजीली आप निकाल लोगे, है ना। लैम्डा 1/3 को आप किसी भी इक्वेशन में रखना, वहां से जो म्यू की वैल्यू आएगी वो -1/6 आएगी। तो फाइनली आपको लैम्डा और म्यू पता चल चुका है। अब अपन ने जो ए और बी पॉइंट्स माने थे उसमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू रख के अपने को ए और बी दोनों पॉइंट पता चल जाएंगे, तो उससे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है उसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो एक बार मैं उस पॉइंट को फिर से देख लेता हूं। जो ए था 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा प्लस 3, इसमें लैम्डा को 1/3 रखो आप, तो ए पॉइंट देखो क्या आ रहा है। लैम्डा को 1/3 रखोगे तो 5/3, और अगर आप लैम्डा को 1/3 रखोगे तो 3, और अगर आप लैम्डा को 1/3 रखोगे तो ये आ जाएगा आपका 13/3। ऐसे ही बी पॉइंट निकालो। बी पॉइंट क्या था आपके पास, देखो 3 म्यू प्लस 2 4 म्यू प्लस 4, 4 म्यू प्लस 4, और ऐसे ही फिर आपके पास 5 म्यू प्लस 5। इसमें म्यू की वैल्यू -1/6 रखो, तो बी पॉइंट आ रहा है 3/2, और अगर आप यहां पे -1/6 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10/3। और ऐसे ही अगर आप लास्ट वाला देखेंगे -5/6, तो ये 25/6 आ जाएगा आपके पास। अब जाके आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन आ जाएगी। तो बस अब इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो। ए बी लाइन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। अब डायरेक्शन कैसे होगी, इन दोनों के डिफरेंस से। तो 5/3 में से 3/2 माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/6, फिर 3 में से -1/3, और फिर 13/3 में से माइनस करो 26, 1/6। डायरेक्शन में आप चाहे तो 6 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्योंकि हम उसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। पूरी जो डायरेक्शन है उसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो 1 -2 और 1 आ जाएगी। फाइनली मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूं, ठीक है। x माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू z माइनस 13/3 अपॉन 1। ये आपका इक्वेशन आ चुका है। अब आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन देखने हैं आपको ना, तो ये काफी लेंथी क्वेश्चन है। ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, ये डी वाला 14/3।
अगर 14/3 -3 22/3, 14/3 अगर आप यहाँ रखते हैं तो 3 बन जाएगा, फिर -3 रखेंगे तो 3 बनेगा, 22/3 रखेंगे तो भी 3 बनेगा। इसका मतलब डी ऑप्शन आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले लाइन पे लाई करता है। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है जिसकी कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे तो काफी लेंदी हो गई, क्योंकि जब तक आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन नहीं पता आप ऑप्शन बता ही नहीं सकते कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक एंड लॉग, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन e पावर 5 ln x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू x पावर 8, x इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है, आप जैसे ये x पावर 8 जो है वेरिएबल टाइप का हो गया, यहाँ पे e की पावर समथिंग है, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोनों साइड आप लॉग ले लो। लॉग का बेस वही लेना है जो क्वेश्चन में बेस दिया हुआ है, तो मतलब आपको दोनों साइड ln लेना है, ln। तो ये हो जाएगा ln e पावर 5 ln x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू ln x पावर 8। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग से जो 5 ln x का होल स्क्वायर प्लस 3 है वो तो बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा ln e। ऐसे ये 8 टाइम्स ln x। अब ln e तो 1 ही होता है आपका, ठीक है। अब आप ln x को t मान लो, यहां से ln x को आपने जैसे ही t माना तो 5t स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8t। तो 5t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट होंगे t1 t2। तो t आपने ln x माना है तो मतलब एक रूट ln x1 की तरह बिहेव करेगा और दूसरा रूट ln x2 की तरह। आपसे प्रोडक्ट पूछा गया है रूट्स का, तो आप अगर इस क्वाड्रेटिक का d चेक करेंगे, d ऑलरेडी पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे ये टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि इमेजिनरी रूट तो नहीं है ना। d पॉजिटिव है मतलब जो भी ln x1 ln x2 होगा वो रियली आएगा। तो सिंपली आप सम ऑफ रूट निकालो इसका। आप चाहे तो पूरा t का वैल्यू निकाल के फिर t को रख के फिर दोनों x निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, या सीधा सीधा क्या करो, जो t में क्वाड्रेटिक है उसका सम ऑफ रूट निकाल लो, विच इज 8/5। अब इसका सम ऑफ रूट बेसिकली है t1 प्लस t2, और t1 प्लस t2 का मतलब है ln x1 प्लस ln x2। अब लॉग की प्रॉपर्टी से ये क्या बन जाएगा, ln x1 x2। तो हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही तो निकालना है, तो x1 x2 e पावर 8/5। तो बस e पावर 8/5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे। तो यहां पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज का, सिग्मा टी आर आर की वैल्यू 1 से n मतलब एसएन, एसएन का वैल्यू आपको दिया हुआ है, फिर आपसे पूछा गया है कि सिग्मा आर वैल्यू 1 to n 1 अपॉन टी आर क्या होगा, और आर एन जो है आपका इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है। तो ये तो आप तभी सोल्व कर सकते हो जब आप टी आर की वैल्यू फाइंड कर लो, टी आर या टी एन। अब आपको एस एन दिया हुआ है तो आपको टी एन चाहिए, तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस वन। मतलब जो एस एन है उसमें से एस एन -1 माइनस कर दो। तो इसको अपन यहां लिख लेते हैं, या तो ठीक है ना। तो टी एन की वैल्यू अगर अपन देखें 1/64 को तो आउट कर दो, ये पूरा आपका एस एन है, 2n - 1, 2n + 1, 2n + 3, 2n + 5, ये Sn है, और Sn में से Sn -1 माइनस करना है। अब Sn -1 क्या कैसे निकलेगा, आपको क्या करना है, जहां भी n है उसकी जगह n -1 रखना है। तो जो पहले वाला टर्म है अगर आप n की जगह n -1 रखोगे तो वो 2n - 3 आएगा। कैसे आएगा देखो, ऐसे, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, पहले वाला टर्म 2n - 3, और यहां पे n की जगह n -1 रखोगे तो 2n - 1, अगले वाला 2n + 1 बन जाएगा, और उसके अगले वाला 2n + 3, ब्रैकेट क्लोज। अब जो जो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2n - 1, 2n + 1, 2n + 3, उसको कॉमन ले लो आप। 64 तो अपॉन में रहेगा ही सही, अभी तो अपन tn निकाल रहे केवल, और 2n + 5 माइनस 2n + 3, तो ये कट के क्या बन रहा है इसमें से, अगर अपन देखें 2n - 3 आएगा ये ना। यहां से 8 बच गया, 8 है और ये 64 है, तो फाइनली 1/8 बच जाएगा।
तो आपका जो Tn है दैट इज 1/8 2n माइनस 1 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3। अभी तो आपने Tn निकाल लिया है, बस मेनली अपने को Tn से ही डील करना था। अब अपन क्या करेंगे 1/Tr। देखो Tr कुछ नहीं है, n की जगह आपको r रखना है, तो 2r माइनस 1 2r प्लस 1 और 2r प्लस 3/8 हो जाएगा। तो अपने को ये सम निकालना है ना, तो देखो ये कैसे निकालेंगे अपन, है ना। तो इसको अपन लिखेंगे लिमिट n गोज टू इंफिनिटी सिग्मा r वैल्यू 1 टू n 1/Tr। तो लिमिट n गोज टू इंफिनिटी सिग्मा r वैल्यू 1 टू n। अब 1/Tr क्या हो जाएगा, देखो एक बार इसको उल्टा करना, 8 ऊपर आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2r माइनस 1 2r प्लस 1 2r प्लस 3। अब ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है, इसमें जो अपने डिनोमिनेटर के ब्रैकेट्स होते हैं, तो सबसे बड़े में से सबसे छोटे वाले ब्रैकेट का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, बड़े में से छोटे वाला ब्रैकेट का डिफरेंस ऊपर लिखेंगे और जो भी एडजस्टमेंट होगा वो कर लेंगे। तो ये सिंपली आ जाएगा 8 को तो बाहर ही कर लो और डिवाइडेड बाय 4 और कर देना। 4 क्यों आएगा अभी आपको पता चल जाएगा, देखो क्योंकि आप 2r प्लस 3 में से 2r माइनस 1 कर रहे हैं ना माइनस, तो 4 एक्स्ट्रा जनरेट हुआ, तो 4 को बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। अब ये क्वेश्चन पूरा सॉल्वेबल है इजीली। 2r माइनस 1 2r प्लस 1 2r प्लस 3, तो इसको अलग अलग कर लो आप, 2 टाइम्स लिमिट, ठीक है, सिग्मा r वैल्यू 1 टू n। तो ये कितना आ जाएगा 1/2r माइनस 1 2r प्लस 1 और माइनस में 1/2r प्लस 1 2r प्लस 3। अब देखो इसको मैं अलग से करके बता देता हूं, बहुत ही सिंपल है। r को आपको पहले 1 रखना है, जैसे ही आप r की वैल्यू 1 रखेंगे देखना, अच्छा ये 2 से तो मैं बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं केवल इसका बात कर रहा हूं अभी, है ना। तो r की वैल्यू 1 होगी तो 1/1.3 माइनस 1/3.5, है ना। फिर r की वैल्यू 2 लेके आओगे, तो 2 लेके आओगे तो 1/3.5 माइनस 1/5.7। कटिंग तो शुरू हो गई, तो ऐसे ये सारे टर्म्स कटते जाएंगे। अब नीचे वाले टर्म से मुझे मतलब ही नहीं है, उसका रीजन क्या है, भले ही आप चाहे तो r बराबर n रख दो लास्ट में, ये बचेगा आपके पास, देखो रखने में कोई दिक्कत नहीं है, रख दो। लेकिन जब आप इसको ऐसे कैंसिल करोगे आपके पास 1/3 और इधर से ये बचेगा, लेकिन n तो आपका इन्फिनिटी पे है ना, तो 1/∞ तो अल्टीमेटली 0 पे खत्म हो जाएगा वो तो ये वाली वैल्यू तो बचेगी नहीं, ये तो 0 पे टेंड करेगी। तो आंसर आपका सिंपली इसका 1/3 आ जाएगा, लेकिन 2 और मल्टीप्लाई हो रखा है ना, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, लास्ट वाले सारे टर्म्स तो 0 पे चले जाएंगे वो, तो 2/3 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए पीएनसी का क्वेश्चन है, फ्रॉम ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स 5 लेटर्स आर चोजन एंड अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही होने चाहिए जो भी आपने 5 लेटर लिए हैं। द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द मिडल लेटर इज एम। 5 लेटर का वर्ड बना रहे हो, ऑलरेडी ये दिया हुआ है कि मिडल लेटर एम है। अगर ये एम है तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर जो भी आएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। तो एम से पहले अपने पास कितने होते हैं 12, एक ये आ गया, तो यहां एम के बाद कितने लेटर्स बचते हैं 13। अब आपको यहां पे 2 लेटर लेने हैं, लेकिन वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए, तो आप 12 में से कोई भी 2 चूज कर लो। जैसे मान लो आपने क्या चूज किया ई और एच, तो अरेंज करने का तरीका तो एक ही होगा ना, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, लेकिन लेटर तो कोई भी हो सकते हैं ना 12 में से 2। तो एम से पहले 2 लेटर चूज करने के तरीके 12C2, अरेंज मत करना, अरेंजमेंट ऑलरेडी है क्योंकि अल्फाबेटिकल है। फिर यहाँ पे 13 लेटर्स है और चूज कितने करने 2, तो इंटू 13C2। तो कैलकुलेशन कर लो, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 2। ठीक है, तो ये 66 इंटू 78। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 5148। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो बस आपको एम से पहले और एम के बाद में लेटर्स यूज करना है, एम से पहले 12C2 तरीके से और एम के बाद में 13C2। ठीक है, 12th क्वेश्चन,
लेट x इज इक्वल्स टू एक्स वाई बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x1 इज इक्वल्स टू 1 देन x हाफ। पहले तो ये देख लेना यहाँ पे एक्स वाई है, मतलब y को रखा जा रहा है एज अ इनपुट और आउटपुट आपका x है। तो पहले तो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, dy से डिवाइड कर रहा हूँ। अगर आप dy बाई dx निकालोगे तो नहीं होगा सोल्व, आप ट्राई कर सकते हो। तो dx और dy की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पे। तो dy से डिवाइड कर ही दिया मैंने, ठीक है ना, और y स्क्वायर से भी डिवाइड कर देना पूरी इक्वेशन को आप ऐसे। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, ये देखो, और उसको वहां भेज देना आप। डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्स पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई। तो ये आपका उल्टा वाला जो है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए। अपन डी वाई बाई डी एक्स वाला यूज करते हैं, ये डी एक्स ओवर डी वाई वाला है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आई एफ, वो ई पावर 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बन जाएगा, मतलब ई की पावर -1 अपॉन वाई। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू वाई डी वाई। बस आपको कैसे भी करने ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो -1 अपॉन वाई को आप कुछ डाल दो, टी लैम्डा या के, तो ये हो गया 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू डी टी। तो x इंटू ई की पावर -1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर t डी टी। लेकिन एक 1 बाय वाई और बचा है, तो 1 बाय वाई की वैल्यू कितनी है, -t। तो माइनस यहां लिख देते हैं और t को अंदर लिख देते हैं अपन ऐसे। अब ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बन गया। आइलेट रूल के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आप मान लेना। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड। तो इंटीग्रेशन करते हैं इसका, माइनस एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ई की पावर टी का इंटीग्रल ई की पावर टी होता है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो टी का डेरिवेटिव 1 ही होगा, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल इंटीग्रल। तो फाइनली कितना बन जाएगा ये, माइनस टी ई पावर टी माइनस ई पावर टी, और प्लस का सी यहाँ पे लिख देना फाइनली, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको अपन अब अगली स्लाइड में ले आते हैं। तो x ई की पावर -1 अपॉन वाई दैट इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका, माइनस टी ई पावर टी प्लस ई पावर टी। टी की वैल्यू -1 अपॉन वाई दोबारा रख दो यहां पे, टी की वैल्यू -1 अपॉन वाई। अब इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है x1 इज इक्वल्स टू 1, मतलब जब y 1 है तो x भी 1 है। यही तो मतलब है इसका। इसका क्या मतलब है पता है, x1 when y 1, तो x1 और y1 रख दो आप, x1 और y1 रख दो, तो कांस्टेंट c आ गया आपका -1 अपॉन ई। अब उसने क्या पूछा है, x हाफ, मतलब वो पूछ रहा है अगर y हाफ है तो x क्या है, क्योंकि फंक्शन देखो एक्स वाई है, वाई एक्स नहीं है, फंक्शन एक्स वाई है। तो वो कह रहा है कि जब वाई हाफ होगा तो एक्स क्या होगा, तो वाई को हाफ रख दो आप यहां पे। तो ये हो गया ई की पावर -2, वाई को हाफ रखोगे 1 अपॉन हाफ 2, ये ई स्क्वायर, और ये भी प्लस का ई स्क्वायर, और सी की वैल्यू -1 बाई ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म को, तो 3 माइनस ई आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो यहां पे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके फिर आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो एक बार इसको देख लो आप, ये तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, let the parabola y is equals to x square plus px minus 3 meets the coordinate axis at the points p q r. If the circle C with the center at -1, -1 passes through these 3 points, then the area of triangle PQR. सबसे पहले तो ये पैराबोला 3 पॉइंट से पास हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये जब भी पैराबोला आप बनाओगे, मान लो मैं रफली अगर बना के बताऊं ना, इस टाइप का हो सकता है ये। तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो दो तो इसके रूट होंगे और एक पॉइंट वहां होगा जब ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा।
तो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट बहुत इजीली निकाल सकते हैं। x को 0 पुट कर दो, तो मान लो ये पॉइंट p q r के कोई एक मान लो, मैंने इसको r मान लिया, तो एक पॉइंट तो वो है जहां पे इसने y एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है। दो पॉइंट वो होंगे जहां पे इसके रूट्स आएंगे, मतलब जहां पे आपकी y की वैल्यू 0 होगी। तो मान लो वो पॉइंट्स इस टाइप के हैं, मैं निकाल नहीं रहा वो पॉइंट्स, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि बाकी के दो पॉइंट्स इस टाइप के दिखेंगे जो कि रूट्स हैं, अल्फा कोमा 0 बीटा कोमा 0। अब आपका जो सर्किल है उसका सेंटर -1 है, तो उसकी इक्वेशन आ जाएगी ये। रेडियस नहीं पता, लेकिन वो सर्किल इन्हीं तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब वो आर से भी पास होगा। तो आर से अगर वो पास हो रहा है तो x0 और y -3 इस सर्किल को भी सेटिस्फाई करेगा। तो x0 और y की वैल्यू -3 रख दो आप, तो आर स्क्वायर आपका 5 आ गया। तो फाइनली सर्किल की इक्वेशन आ गई यहां से। अब आप ये बताओ, आर स्क्वायर तो 5 हो गया ना आपका, ये सर्किल P और Q से भी तो पास हो रहा है, और P और Q पे जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है, तो आप y कोऑर्डिनेट यहां भी 0 कर दो। तो x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 - 1 बराबर 4। तो यहां से x की दो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एक आ जाएगी आपकी -3 और एक 1। तो आपने क्या बोला, सर्कल में जब y को 0 रखते हैं तो x की दो वैल्यू आ रही है -3 और 1। तो यही तो पॉइंट्स P और Q होंगे, क्योंकि वो सर्किल भी तो P और Q से पास हो रहा है। तो मैंने y को 0 पुट कर लिया तो x की वैल्यू आ गई। तो किसी एक को आप P अज्यूम कर लो, किसी एक को Q अज्यूम कर लो, और R तो आपको ऑलरेडी पता है। तो इसमें सर्किल का बस इतना सही काम था, टू गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट P एंड Q। अब एरिया का फॉर्मूला लगा लो, तो 1/2 मॉड्यूलस x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड कर दो इसको। तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, तो ये 3 बन जाएगा, और ये -3 -1, तो मॉड लगा देना पूरे पे ना। तो ये आपका आ जाएगा 3 × 4/2, तो आपका 6 आंसर आ गया करेक्ट। तो यहां पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a circle C of radius 2 lies in the second quadrant and touches both the coordinate axis। तो सबसे पहले सर्कल C का इक्वेशन निकल आया, कैसे? क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है उसका सेंटर, और दोनों एक्सिस को टच भी कर रहा है ऐसे। तो इसका मतलब अगर उसका रेडियस 2 है तो सेंटर, चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेंटर क्या हो जाएगा -2, क्योंकि रेडियस भी तो 2 है। कोई भी सर्किल अगर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है तो उस केस में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो सेंटर के होते हैं वो रेडियस से रिलेट हो जाते हैं, मतलब वो रेडियस के बराबर या विद नेगेटिव साइन जैसा कि क्वाड्रेंट है। तो सर्कल C का इक्वेशन तो आपको मिल ही गया, x + 2 का होल स्क्वायर y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r², मतलब 4। उसके बाद बोला है लेट r बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल दैट हैज द सेंटर एट द पॉइंट 2,5 एंड इंटरसेक्ट द सर्कल C एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। अब एक नया सर्किल है, कुछ भी मान लो, उसको C1 मान लो, उसका सेंटर आपको दे रखा है 2 और 5, रेडियस नहीं पता, और ये पता है कि ये वाला सर्कल अगर ये C है तो C1 इसको दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि जो रेडियस का पॉसिबल वैल्यू है वो अल्फा से बीटा इंटरवल में है, तो 3 बीटा - 2 अल्फा क्या होगा। एक चीज देखो, अगर दो सर्किल इंटरसेक्ट करते हैं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो उस केस में C1 C2 लेस देन होता है R1 + R2 और ग्रेटर देन होता है mod R1 - R2। तो सबसे पहले तो दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले का सेंटर है -2,2, दूसरे का है 2,5। तो C1 C2 चाहे तो इसको C1 डैश कर देते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 5 आ रहा है। तो आप ये वाली इनइक्वालिटी लगाओ, C1 C2 लेस देन R1 + R2 ग्रेटर देन mod R1 - R2। तो ये तो 5 है, R1 मतलब किसी एक की रेडियस, जैसे कि पहले सर्किल की 2 है और दूसरे की रेडियस R है। ठीक है, ये हो गया ना 2 - R का मोड। अब ये 2 साइडेड इनइक्वालिटी है, एक साइड तो ये आ रहा है कि mod of 2 - R लेस देन 5 है, और दूसरा है कि 2 + R ग्रेटर देन 5 है। तो एक चीज तो ये पता चल गई कि R का वैल्यू 3 से तो बड़ा ही आएगा इस वाले से सोल्व करने पर।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये मॉड्यूलस इनइक्वालिटी है, मॉड एक्स लेस देन ए होता है तो एक्स माइनस ए से प्लस ए होता है, ठीक है। तो ये 2 माइनस आर माइनस 5 से प्लस 5 के बीच में होगा, दोनों में से -2 सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 2 सब्ट्रैक्ट कर दो सॉरी। तो r -3 से 7 आ रहा है, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके साइन घुमा दिया, वहां से आ रहा है r 3 से बड़ा, यहां से आ रहा है -3 से 7 के बीच, तो फाइनली r की वैल्यू 3 से 7 के बीच में है, तो अल्फा 3 हो गया और बीटा 7 हो गया। यही तो बोला है कि r लाइज इन द इंटरवल अल्फा टू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू 7 है, तो आपको ये निकालना है 3 बीटा -2 अल्फा, तो 21 - 6 15 आंसर आ गया आपका। तो यहां पे आपको सिंपली दो सर्कल अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वाला रिलेशन लगा के आंसर निकालना था, तो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, एफ एक्स दे रखा है 7 10 पावर 8x प्लस 7 10 पावर 6x माइनस 3 10 पावर 4x माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद आपको एक I1 दिया हुआ है इंटीग्रल और एक I2 दिया हुआ है, 7I1 प्लस 12I2 निकालना है। सबसे पहले तो I1 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 है। अब देखो एफ एक्स को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे कॉमन लूंगा और यहां पे भी कॉमन लूंगा, यहां क्या कॉमन आ रहा है 7 10 पावर 6x, अंदर क्या बचा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1, ऐसे ही यहां से -3 10 स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है। अब फिर से 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 7 10 पावर 6x माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स को लिख दो sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है, 10x को आप t मान लो बस, sec स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा, लिमिट्स 0 टू 1 हो जाएंगी क्योंकि एक बार 10 0 0 और 10 पाई बाई 4 1, तो ये सिंपली 7 t पावर 6 माइनस 3t स्क्वायर dt, तो ये हो जाएगा आपका 7 तो कट जाएगा ना, t पावर 7 माइनस टी क्यूब। एक चीज और ध्यान रखना, ये तो आपने क्या लिमिट्स रख दी, अगर लिमिट्स नहीं रखते तो इनडेफिनेट फॉर्म में जो आंसर आता वो आता t पावर 7 माइनस टी क्यूब, मतलब ये आंसर आता 10 पावर 7x माइनस 10 क्यूब x, और लिमिट्स अब 0 टू पाई बाई 4 हो जाती, मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर आप वापस से 10x की फॉर्म में लिखते तो आंसर तो ये आता ना। वो अलग बात है कि I1 का आंसर 0 आएगा, क्यों, क्योंकि I1 में लिमिट 0 टू पाई बाई 4 है। अगर मैं केवल आपसे ये पूछता कि व्हाट इज एफ एक्स डी एक्स विदाउट लिमिट्स, तो विदाउट लिमिट्स तो ये आंसर आएगा आपका 10 पावर 7x माइनस 10 क्यूब x, तो ये आंसर 0 हो गया, क्योंकि पाई बाई 4 रखने पर 1 माइनस 1 0, 0 रखने पर 0, I1 की वैल्यू फाइनली 0 आ गई। अब आप आ जाओ I2 पे, I2 जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट सोल्व होगा, एफ एक्स का इंटीग्रेशन मैंने पहले ही निकाला हुआ है इनडेफिनेट फॉर्म में, दिख रहा है आपको 10 पावर 7x माइनस 10 क्यूब एक्स, जीरो मत कहना, वो तो लिमिट्स रखने पर 0 आ रहा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, तो I2 क्या बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और लिमिट्स 0 टू पाई बाई 4 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वो तो x का डेरिवेटिव 1 है, इनटू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स क्या है, ये डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रल, ये आ गया आपका I2। अब देखो ये आ जाएगा इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स क्या है, वो तो ये है ना, वैसे पहले वाला टर्म तो 0 ही हो गया ना, और ये आपका कुछ अभी पूरा लिख लेते हैं, चलो इसको 0 टू पाई बाई 4, इसको मैं ऐसे करके छोड़ देता हूं, ये तो 0 हो गया फिर से, क्योंकि पाई बाई 4 रखने पर ये 1 माइनस 1 0 और 0 रखने पर 0, तो I2 सिंपली पता है क्या आ रहा है, माइनस ऑफ 0 टू पाई बाई 4। अब 10 पावर 7x माइनस 10 क्यूब x का इंटीग्रेशन कैसे करें 0 से पाई बाई 4 में, 10 क्यूब x को बाहर कर दो, अंदर क्या बचा 10 की पावर 4x माइनस 1, अब 10 की पावर 4x माइनस 1 को लिख दो 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1, ऐसे ये लो
अब क्या करोगे, वही 10x को t, क्योंकि ये तो sec स्क्वायर x आ गया। तो जैसे ही आप 10x को t डालोगे, i2 का मैं वैल्यू यहां लिख देता हूं, देखो 10x को आप k रख देना या t भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली i2 जो आएगा माइनस ऑफ 0 to 1 फिर k क्यूब इंटू के स्क्वायर माइनस 1, तो ये k की पावर 5 माइनस के क्यूब, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/4 माइनस 1/6 1/12। तो i2 फाइनली 1/12 है और i1 0 है, तो i1 0 होने से 7 i1 0 हो गया और 12 इंटू 1/12 वो 1 आ गया। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, i1 और i2 दोनों की सेपरेट वैल्यू निकालनी है। तो सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। लेट एफ एक्स बी अ रियल डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ जीरो इज इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स एफ डैश वाई प्लस एफ डैश एक्स एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन द वैल्यू ऑफ एन वैल्यू 1 to 100 एल एन एफ एन इज इक्वल्स टू। जब तक एफ एन नहीं मिलेगा तब तक आपका आंसर नहीं आने वाला। एफ एन मतलब एफ एक्स मिल जाए, एफ एक्स पता है तो एफ एन भी पता है। अब एफ एक्स कैसे मिलेगा, देखो इधर y को 0 पुट कर दो या फिर एक x को 0 कर दो, किसी एक वेरिएबल को 0 पुट करो। मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि जो फंक्शनल इक्वेशन होती है उसमें आप कैसे भी डील कर सकते हो। y को मैंने 0 पुट कर दिया, क्या आया एफ एक्स इंटू एफ डैश 0 इंटू एफ जीरो। एफ जीरो तो 1 है, लेकिन फिर दिक्कत आ रही है एफ डैश 0 की। जब तक एफ डैश 0 नहीं पता चलेगा मुझे एफ एक्स और एफ डैश एक्स का रिलेशन नहीं मिलने वाला। अब ऐसा करो, दोनों को 0 पुट कर दो इक्वेशन में, तो एफ जीरो इज इक्वल्स टू एफ जीरो एफ डैश 0 एफ डैश 0 एफ जीरो। एफ जीरो तो 1 है, वो तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स एफ डैश 0। तो देखो एफ डैश 0 की वैल्यू हाफ आ गई। अब इस एफ डैश 0 को उठा के एफ एक्स में रख दो, ये जो इक्वेशन है, तो फाइनली एफ एक्स क्या आ गया एफ एक्स इंटू एफ डैश 0 हाफ प्लस एफ जीरो तो 1 है, तो ये एफ डैश एक्स हो गया। तो फाइनली इसको इधर ले आओ, तो एफ एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। तो वाई बाई टू, अगर मैं एफ एक्स को वाई मान लूं तो एफ डैश एक्स होता है डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, एकदम सिंपल। डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई टू, इंटीग्रेशन किया एल एन वाई इज इक्वल्स टू एक्स बाई टू प्लस सी। सी निकालने के लिए ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है कि जब आप x को 0 रखते हो तो y 1 है, अगर आप x को 0 कर दो y 1 कर दो तो ln 1 भी 0 हो गया, तो अल्टीमेटली c 0 आ गया आपका। और अगर आपका c ही 0 हो गया तो ln y सिंपली x बाई 2 आ रहा है, तो y कितना आ गया e की पावर x बाई 2। ये लो, यही आपका fx है। क्या निकालना है, सिग्मा n वैल्यू 1 to 100 ln fn, fn हो जाएगा e की पावर n बाई 2। तो जब आप n बाई 2 को बाहर करोगे तो ln e तो 1 ही हो जाएगा ना, तो सिंपली ये तो n बाई 2 का सिग्मा हो गया 1 to 100, 1 बाई 2 बाहर किया, 1 से लेकर 100 तक का सम n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो आंसर आता है 50 अपॉन 2। वैसे भी 1 से 100 तक का सम वेल नोन सम है, 50 आंसर होता है, उसको हाफ से आप डिवाइड कर देना, तो 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है आपको, कैसे भी करके एफ एक्स निकालना है। उसके लिए y को 0 पुट किया, फिर एफ एक्स की वैल्यू के लिए एफ डैश 0 का यूज करना था, तो एफ डैश 0 के लिए एक्स वाई दोनों को 0 पुट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 10 है और b जो है m अपॉन n है, m और n जो है a के एलिमेंट है, मतलब m और n आपका 1 से 10 तक ही कुछ होगा, और ऐसा होगा कि m n से छोटा है और जीसीडी ऑफ m n भी 1 है। तो आपको बताना है बी सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो ये प्योरली काउंटिंग वाला क्वेश्चन है। आप n की वैल्यू 1 तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर n को 1 ले लिया तो m 1 से छोटा कहां मिलने वाला आपको, क्योंकि आ तो a सेट से रहा है ना। अब आप n को 2 रख के देखो क्या होता है। n को 2 रखने से m जो है n से छोटा है, तो वो 1 तो हो सकता है ना, तो एक एलिमेंट 1 बाई 2 आ तो रहा है आपके पास, और जीसीडी भी अगर आप चेक करोगे 1 ही है।
तो जब आपका n 2 होगा तो एक ही एलिमेंट मिलेगा 1/2 बी सेट में जो लाई करेगा। अब आप n को 3 रख दो तो m की वैल्यू n से छोटी है तो m 1 2 हो सकता है और दोनों करेक्ट है। तो आपका 1/3 भी हो सकता है 2/3 भी हो सकता है क्योंकि दोनों का जीसीडी 1 है। ठीक है, अब अगर आप n को 4 लेते हो तो डिनोमिनेटर 4 है तो न्यूमरेटर 1/4। 2/4 आप नहीं ले सकते, 2/4 आपने लिया तो जीसीडी 1 का आ रहा, तो 1/4 के बाद 3/4 लेना पड़ेगा आपको। सही है, अब n को 5 ले लो तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 चारों करेक्ट है, जीसीडी सबका 1 है। ऐसे ही n की वैल्यू 6 ले लो। भाई n कब तक चलेगा? 10 तक, क्योंकि m और n a से आ रहे हैं। तो अभी तो हम 6 पे पहुंचे हैं। 6 होने पर जो एलिमेंट है 1/6, 2/6 मत लेना, 3/6 मत लेना, 4/6 नहीं लेना है क्योंकि वो 4/6 में जीसीडी कैसे बनाएगा। 5/6 ले सकते हो आप, दो और आगे। n को अगर 7 लोगे तो सब चला दो लाइन से, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 सब करेक्ट है। n को 8 अगर लेते हैं तो 1/8, 2/8 मत लेना, 3/8 सही है, 4/8 मत लेना, 5/8 सही है, 6/8 मत लेना, 7/8। अब फिर 9 पे आ जाओ, 1/9, 2/9, 3/9 नहीं लेना है, 4/9, 5/9, 6/9 नहीं लेना है, 7/9 सही है, 8/9 सही है। लास्ट n बराबर 10, 1/10, 3/10, 4/10 मत लेना, 5/10 भी मत लेना, 6/10 भी मत लेना, 7/10 ले लो और 9/10 ले लो। लाइन से गिनो कितने एलिमेंट हुए, 1, फिर ये 2, 3, 5, 9, 10, 11, 17, 17 और 4 21, 21 और 6 27, 27 और 4 31। तो बस वही तो आंसर है। आगे ना बी सेट में 31 एलिमेंट्स, प्योरली काउंटिंग का क्वेश्चन है, 31 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द पैराबोला इज। सबसे पहले तो सर्किल और पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करते हैं। तो सर्कल में वाई स्क्वायर की जगह पैराबोला वाला वाई स्क्वायर रख दिया, इसको ओपन किया, एक्स स्क्वायर -4√3x प्लस 12 प्लस 2√3x, 12 कैंसिल तो एक्स स्क्वायर 2√3x के बराबर आ गया। तो x या तो शून्य होगा या 2√3 होगा, मतलब ये दोनों जहां कट कर रहे हैं वहां पे x की वैल्यू 0 या 2√3 है। और कमाल की बात है कि 2√3 पे ही सर्किल का सेंटर भी है। मतलब अगर आप डायग्राम बनाने चाहो, एक चीज और, ये सर्किल ओरिजिन से भी पास हो रहा है, चेक कर लो चाहे तो, 0 0 रख के देख लो, 12 बराबर 12 आ रहा है। तो पहले मैं सर्किल बना लेता हूं ना, ओरिजिन से पास होने वाला सर्किल जिसका सेंटर 2√3, 0 है, और जो पैराबोला है जो इसको कट कर रहा है वो भी 0 पे और 2√3 पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब ऐसा कुछ है वो डायग्राम, यूं, ठीक है, इस टाइप से कुछ बनेगा वो। ये जहां पे सेंटर है वहीं पे कट लग रहा है। तो इसने बोला है कि सर्कल के अंदर और पैराबोला के बाहर वाला एरिया, ये वाला, एक तो ये और एक ये, वैसे सिमेट्रिक है, 2√3, 0 पे सेंटर भी है, ये पॉइंट 0 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 2√3 है, y की वैल्यू जरूरत ही नहीं है, कुछ पड़ी रहने दो। तो बहुत ही सिंपल हो गया ना। मतलब अगर मैं ये एरिया निकालना चाहूं तो सिंपली मैं क्या करूंगा, ये क्वार्टर सर्किल दिख रहा है आपको। अब ये क्वार्टर सर्किल कैसे पता चला, क्योंकि भाई सेंटर पे ही तो आ रहा है ये पूरा का पूरा माजरा, देखो 2√3 पे सेंटर है। तो क्वार्टर सर्किल में से पैराबोला का वाई डी एक्स माइनस कर दो एरिया, और 2 से जरूर मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि नीचे भी वही कहानी है। तो इसका मतलब जो एरिया होगा दैट इज ट्वाइस ऑफ क्वार्टर सर्किल πr²/4 माइनस पैराबोला का जो एरिया होगा ये वाला, ठीक है, वो हो जाएगा वाई डी एक्स, मतलब 2√3x का अंडर रूट, x क्या क्या चलेगा 0 से 2√3। ये आपका आंसर है, बस इसकी कैलकुलेशन करना बाकी है। r² का वैल्यू 12 है क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहां पे 2√3 का रूट कॉमन आ जाएगा और फिर √x dx, तो x की पावर 3/2
रूट एक्स डी एक्स है ना, तो क्या होगा रूट एक्स का इंटीग्रेशन अपॉन 3/2, मतलब वो 2/3 बन जाएगा, लिमिट्स 0 to 2√3। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहां करके लिख लेता हूं मैं, 2 टाइम्स ये हो गया 3 पाई माइनस, इधर देखो ये 2/3, ये 2√3 का रूट, और ये 2√3 की पावर 3/2, तो 2/3 2√3 का रूट 2√3 की पावर 3/2, तो नेट कितना बचा 2/3 2√3 का पावर 1/2 प्लस 3/2 स्क्वायर हो गया ये, बस आ गया आंसर 2 इंटू 3 पाई माइनस 2/3 इंटू 12, तो 6 पाई माइनस 16, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर वुड बी 6 पाई माइनस 16, मतलब सी ऑप्शन। तो यहां पे एक बेसिक कैलकुलेशन करना है, बस आपको थोड़ा सा डायग्राम को अच्छे से बनाना है। सो सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 balls are selected at random 1 by 1 without replacement from a bag containing 4 white and 6 black balls. If the probability that the first selected ball is black, given that the second selected ball is also black, is m by n, where GCD of mn is 1, then m plus n. तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जबकि ऑलरेडी गिवन है कि ये हो चुका है। तो पहले तो देखो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल ब्लैक हो, उसको मैंने ए नाम दे दिया, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसका ए नाम दिया है। जो हो चुका है, क्या हो चुका है, सेकंड बॉल ब्लैक है, अब मुझे क्या निकालना है, P ऑफ A बाय B। क्यों, इसको कैसे रीड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A इफ B हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट ब्लैक बॉल इफ इट इज नॉन दैट सेकंड बॉल इज ब्लैक, वही तो लिखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब A इंटरसेक्शन B का मतलब पहली भी ब्लैक और दूसरी भी ब्लैक, और विदाउट रिप्लेसमेंट, तो पहली ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है 6/10। अब एक ब्लैक निकल गई, बची 5 ब्लैक और टोटल बची 9, अपॉन में पीबी का सिंपल सा मतलब है कि सेकंड बॉल ब्लैक हो, मतलब फर्स्ट बॉल कुछ भी हो सकती है। तो यहां पे एक केस तो यही बनेगा कि फर्स्ट भी ब्लैक हो, और एक केस होगा कि फर्स्ट वाली व्हाइट हो और सेकंड वाली ब्लैक हो। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूं, देखो P ऑफ ब्लैक ब्लैक, नीचे केवल ये कि सेकंड ब्लैक है तो पहली ब्लैक और पहली व्हाइट भी तो हो सकती है, ये चीज। तो ये 90 तो कट रहा है, 30 प्लस 24, 30 डिवाइड बाय 54, 6 के पाड़े में काट देना, वैसे 6 भी कैंसिल ही हो रहा था। 5/9 आपका आंसर आ रहा है। तो m अपॉन n की वैल्यू 5/9 है, तो m आपका अगर आप देखोगे इसका GCD भी 1 ही है, तो m 5 और n 9, तो 5 + 9 14 इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, लेट द फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला बी 1,14 and 1,-12. If it is passes through the point 1,6, then what is the length of latus rectum? एक बार रफ डायग्राम बनाओ, 1,14 और 1,-12, मतलब x की वैल्यू 1 फिक्स है, तो यहां कहीं 1,14 आया, यहां कहीं 1,-12 आया, और फोकस इस पे लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब पैराबोला तो सॉरी हाइपरबोला इस टाइप का होना चाहिए, तभी हो सकता है रफली। मतलब यहां पे हाइपरबोला का जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है दैट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, तो यहां पे आप दोनों फोकस के डिस्टेंस के बीच की जो वैल्यू है 2AE मत लिखना, वो 2BE होगी, क्योंकि आपके फोकस देखो कहां लाई कर रहे हैं, काइंड ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। और अगर अपन फोकस का मिड पॉइंट निकाले, वो 1,1 आ रहा है, तो आपको पता है फोकस का मिड पॉइंट ही सेंटर कहलाता है, तो ये आपका सेंटर हो गया हाइपरबोला का। और सेंटर की किसी भी वर्टेक्स से दूरी, अब वर्टेक्स क्या है, बोला हुआ है पैराबोला जो है 1,6 से पास हो रहा है, इसका मतलब 1,6 इसी पे लाई कर रहा है। अब ये कैसे पता चला, यहां क्यों नहीं है, अरे भाई 1,6 है तो x तो 1 ही है ना, तीनों पॉइंट्स में x कोऑर्डिनेट सेम है। तो अब आप दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस बताओ कितना आ रहा है, 26, वो 2BE होगा ना कि 2AE।
और साथ में सेंटर से वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है हाइपरबोला में वो a होता है, लेकिन यहाँ पे वो a ना होके b हो जाएगा। तो 1,6 और 1,1 के बीच का डिस्टेंस है 5, तो वो b हो गया। भाई ये डिस्टेंस कितना है, 5 ही तो है, तो b की वैल्यू 5 आ गई और b का वैल्यू 13 है, तो e का वैल्यू 13/5 आ गया। निकालना क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है 2a² b, 2a² अपॉन b, यहां उल्टा होगा, b तो पता है a नहीं पता, तो एक फॉर्मूला भी तो होता है a² बराबर b² इंटू e² -1। तो बस यहां से आप पहले a² की वैल्यू निकाल लो, b² कितना है 25 और ये 169/25 -1 144 आ गया ये। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगा 2 इंटू 144 अपॉन बी का वैल्यू 5, 288/5। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है ए और बी में क्या रिलेशन है, मतलब जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है आपको, डिफरेंशियबल है फॉर एवरी एक्स, ए 1 से बड़ा है बी रियल है, इफ द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय एफ एक्स एंड द लाइन इज अल्फा प्लस बीटा रूट 3, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू जेड। सबसे पहले तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, तो 1 से छोटे पे वैल्यू कितनी आएगी, कंटिन्यूअस करने का सबको तरीका पता होगा, एक बार 1 से छोटे वाले में 1 रख दो, एक बार 1 या 1 से बड़े वाले में 1 रख दो, तो यहाँ 1 रख दो, एक तो ये आ गया। अब इसका एफ डैश एक्स निकालो, क्योंकि डिफरेंशियबल बोला है तभी तो कंटिन्यूअस बनाया है। हो गया। अब डिफरेंशियबल है तो मतलब 1 से छोटे पे जो वैल्यू आएगी डेरिवेटिव की वही 1 से बड़े पे भी आएगी, तो b बराबर -6 से आ गया। अब b को -6 से यहां रख दो आप, यहां से a की 2 वैल्यू आ रही है 1 और 2, 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 से बड़ा है a, तो a की वैल्यू फाइनली 2 आ रही है आपकी, तो a को 2 रखने से b कितना आ जाएगा -12। अब आपका a और b आ गया, तो दोबारा रख के फंक्शन तैयार कर लो क्या है, माइनस का 6x² -2 व्हेन x इज लेस देन 1, और ये हो जाएगा 4 - 12x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब ये जो फंक्शन है इसका एरिया निकालना है बाउंडेड बाय y इक्वल टू -20 लाइन। तो सबसे पहले आपको दोनों के ग्राफ बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो -6x² -2 का ग्राफ अगर अपन बनाए जहां पे x 1 से छोटा है तो वो ऐसा कुछ बनेगा आपका। क्यों बनेगा ये, क्योंकि देखो एक बार इसको दोबारा यहां लिख देते हैं ना, और यहां पे क्या था 12 - 4x, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, 4 - 12x, तो जो पहले वाली ब्रांच है जिसमें x 1 से छोटा है वहां पे क्या हो रहा है, आपका पैराबोला बन रहा है जिसकी वैल्यू 0 पे -2 है, और अगर आप देखोगे तो वो पैराबोला जो है कॉनकेव डाउन ही है, तो 0 पे -2 आ गया, वहीं पे उसका वर्टेक्स भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद तो ये और वैल्यू गिराता जाएगा अपनी। उसके बाद अगर 1 या 1 से बड़े पे देखोगे तो ये 4 - 12x की लाइन है, जैसे जैसे x बढ़ाओगे इस लाइन में वैल्यू गिरती जाएगी, या फिर नेगेटिव स्लोप की लाइन तो ऐसे ही बनती है ना। अब ये एरिया जो निकालना है इसमें एक लाइन और दी हुई है y बराबर -20, तो y बराबर -20 की लाइन आप मान लो यहां कहीं ऐसे आ रही है, तो आपको ये दोनों पॉइंट निकालने पड़ेंगे पहले। बहुत सिंपल है, इन दोनों ब्रांचेस को -20 के बराबर कर दो, यहां से तो x बराबर 2 आ गया, और यहां से अगर आप x² निकालोगे तो 3 आ रहा है, तो ऊपर वाले से x -√3 आ रहा है क्योंकि 1 से छोटा है x, तो ये तो 1 है, ये -√3 है और ये 2 है, तो एरिया आपका एक तो ये वाला हो जाएगा पैराबोला के थ्रू और ये लाइन के थ्रू, तो एरिया आ जाएगा आपका -√3 से 1, अपर कर्व क्या है -6x² -2, लोअर कर्व है माइनस माइनस +20 हो जाएगा ये, और फिर 1 से 2 ऊपर की साइड लाइन है
और ये +20। बस आप ये कैलकुलेशन कर लो, इससे आंसर आ जाएगा आपका -6/3 x क्यूब। तो 1 + 3√3 18 टाइम्स 1 + √3 24 -6 इंटू x²। तो ये आपका आ गया सिंपली -6√3 12√3 तो यहां से आ गया, और -2 16 और ये 40 40 - 18 22, और इसी की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा √3 बोला है। तो अल्फा आपका 12, बीटा आपका 22, तो अल्फा प्लस बीटा 34 आ गया आपका। तो इसमें कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के साथ साथ एरिया अंडर द कर्व का कंसेप्ट मिक्स किया गया है, ठीक है। तो 34 यहां पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ही पूछा था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बायनोमियल थ्योरम का है। 11c 2r + 1 अपॉन 2r + 2 m/n है और जीसीडी ऑफ mn इज 1। तो देखो ये 2r + 2 है और ये 2r + 1 है। तो अगर आपको एक फॉर्मूला पता हो NCR का, वो होता है n/r n-1 CR-1। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा, अगर ये n-1 11 है तो n क्या रहा होगा 12। तो 12 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो आप ऐसे, 12 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये जो पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर पता है क्या है, ये है 12c 2r + 2। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, दोबारा इसको अगर लिखोगे 12 अपॉन 2r + 2 11c 2r + 1, तभी तो 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब इसको ओपन कर दो आप, ये बन जाएगा 12c2 12c4 से लेकर और 12c12। अब ये कैसे निकलेगा सम, इसको अपन निकालेंगे 1 + x⁴n से। मतलब जो आपका 12c0 + 12c1 + 12c2 से लेकर 12c12 का सम होता है, वो होता है 2⁴12। और फिर जो माइनस वाले टर्म्स होते हैं, वो माइनस वाला सम तो 0 होता है, अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ऐसे इन दोनों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तभी तो ये आएंगे 2 4 6 8। ऐड कर दो इनको, कितना आ गया 2⁴12। 2 को वहां भेज दो, 2⁴11। लेकिन अपने को 12c0 थोड़ी ना चाहिए, 12c2 से स्टार्ट हो रहा है ना, 12c0 1 होता है, उसको वहां भेज दो। फाइनली आपके पास 12c2 + 12c4 से लेकर 12c12 का सम आ गया 2⁴11 - 1। और अपने आंसर में डिवाइडेड बाय 12 भी है, तो अपना आंसर ये आएगा, देखो 2⁴11 - 1 अपॉन 12, 2048 - 1 अपॉन 12, 2047 अपॉन 12, और यही आपका m अपॉन n के बराबर है। तो m - n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2047 - 12 मतलब 2035। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे समझ में। तो यहां पे बायनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट लगाना है, 2035 इज द आंसर। नेक्स्ट है, लेट A बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू -2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट, फिर -6 एडजॉइंट 3 है। कुछ कुछ लिखा हुआ है, बहुत खतरनाक सा एक्सप्रेशन। सबसे पहले तो डेट की जगह मैं ये वाला साइन यूज करना चाहूंगा, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको ना, इसके बराबर। तो ये क्या है कि k इंटू कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, आपको इतना पता होगा कि जैसे k इंटू कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट जो होता है k⁴n इंटू डिटर्मिनेंट a हो जाता है। तो यहाँ पे ये k की वैल्यू 3 है, तो 3⁴n, n मतलब ऑर्डर, तो 3⁴3 तो बाहर आ गया ये। फिर हो गया एडजॉइंट ऑफ -6 एडजॉइंट 3 है। आप इसको क्या करो, x मान लो अभी के लिए, कैपिटल X। तो कितना हो गया 3⁵3 एडजॉइंट ऑफ कैपिटल X का डिटर्मिनेंट। ये जो अंदर खतरनाक सा एक्सप्रेशन है ना, -6 इंटू एडजॉइंट 3 है, इसको कैपिटल X मान लो।
अब एडजॉइंट x का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डेट x का पावर n-1, तो n तो 3 है, तो n-1 2 हो गया। अब फिर से आप क्या करो, x की वैल्यू रख दो, -6 एडजॉइंट 3a रख दिया। अब फिर से ये k इंटू मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है, स्क्वायर छोड़ो, k इंटू मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो वो क्या होगा, k की पावर n इंटू दैट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और वो स्क्वायर तो अलग से है पूरा, लो। तो ये कितना आ गया, 3 की पावर 3 -6 की पावर 6 और एडजॉइंट 3a के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, -6 की पावर 6 और 6 की पावर 6 सेम ही हो जाएगा। अब एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज डेट ए की पावर n-1, तो एडजॉइंट 3a का डिटर्मिनेंट होगा डेट a की पावर 3-1 और उसका स्क्वायर तो उसने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये हो गया 3 की पावर 3, 6 की पावर 6 और 3a का डिटर्मिनेंट का पावर 4। अब फिर से ये क्या लिखा है, k का डिटर्मिनेंट दैट इज k पावर n इंटू a डिटर्मिनेंट होल पावर 4। अब जाके आंसर आया है 3 की पावर 3, 6 की पावर 6, 3 की पावर 12, डेटा की पावर 4, तो 3 की पावर 15 और 6 की पावर 6 को 2 की पावर 6, 3 की पावर 6 लिख दो, और ये -2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4, 3 की पावर 21, 2 की पावर 10, ये आंसर आ गया। कंपेयर करने पर जो mn का वैल्यू है वो 21 है और जो m प्लस n है वो 10 है। हिट एंड ट्रायल से m बराबर 7 और n बराबर 3, क्योंकि m को n से बड़ा भी होना है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, 4m प्लस 2n, तो 28 प्लस 6 34 इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सावधानी से आपको कैलकुलेशन करनी है, जरा सी गलती की और गलत आंसर। इसमें सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी के, और जो भी एडजॉइंट का जो प्रॉपर्टीज होता है विद डिटर्मिनेंट। 34 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 3D का है। दो लाइन आपको दी हुई है L1 L2 और दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट B पे, तो पहले अपन पॉइंट B निकाल लेंगे। फिर बोला है P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट A ऑन द सेकंड लाइन, वो भी निकाल लेंगे। फिर 26 अल्फा PB का स्क्वायर पूछा है इसने, है ना, ये PB का स्क्वायर है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोनों लाइनें जहां इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट निकालना है, इसको लैम्डा मान लो, इसको म्यू मान लो। तो पहली वाली लाइन पे जनरल पॉइंट क्या हो गया, 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 और -1। दूसरी वाली पे 2 म्यू प्लस 2 0 अल्फा म्यू -4। कंपेयर कर लो, 3 लैम्डा प्लस 1 मस्ट बी इक्वल्स टू 2 म्यू प्लस 2, क्योंकि अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है तो जिस भी जनरल पॉइंट पे करेगी वो भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। और माइनस लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू तो 0 है, तो लैम्डा तो 1 ही आ गया, इसको यहां पे दोबारा रख के म्यू निकाल लो, म्यू भी आपका 1 ही आ रहा है, तो लैम्डा और म्यू तो 1 1 आ गए। और अगर हम जेड कोऑर्डिनेट दोनों का इक्वल करते हैं तो अल्फा आपका आ जाएगा 4 - 1 3, क्यों, क्योंकि आपका म्यू तो 1 ही है। फाइनली अल्फा की वैल्यू तो मिल गई। अब पीबी स्क्वायर के लिए बी तो पता ही है, बी मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट, तो यही तो बी कोऑर्डिनेट है आपका, तो लैम्डा को 1 रख के निकाल लो ना सीधा सीधा, 4 0 और -1। म्यू को 1 रख के भी निकाल सकते हो, एक ही आंसर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बी आ गया। अब अपने को क्या करना है, P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन L2, तो ये L2 लाइन है और आपका एक पॉइंट है A 1 1 -1, वहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उसको M मान लो। तो L2 पे एक जनरल पॉइंट ले लो, वैसे तो ले रखा है ये, पर म्यू की टर्म्स में नहीं ले सकते दोबारा, म्यू की जगह K ले लो कुछ, तो ये 2K + 2 0 और अल्फा के -4। अब अल्फा तो 3 है, 3K -4। अब अगर ये आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाली है यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो जो AM वेक्टर बनेगा या MA वेक्टर बनेगा, उसका जो डॉट होगा लाइन की डायरेक्शन कौन सी, L2 वाली, मतलब 2I + अल्फा K, उसके साथ 0 हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो AM वेक्टर निकाल लेते हैं अपन, AM M में से A घटा देते हैं, 2K + 1I -J और 3K -3। अब इसका डॉट ले लो आप किसके साथ, 2 0 अल्फा के साथ,
जीरो तो हट ही जाएगा और अल्फा की वैल्यू 3 रख देना आप। तो 13 के और ये हो जाएगा आपका 2 और -9 7 के आपका 7/13 बन जाएगा। एक बार इसमें कैलकुलेशन देख लेते हैं अपन। 1 1 -1 और एक जनरल पॉइंट अपन ने ले लिया 2k + 2 0 और अल्फा के -4। अल्फा की वैल्यू अपनी कितनी आ चुकी थी पहले से ही 3, ठीक है ना, क्योंकि म्यू को 1 रख दिया था। यहाँ से फिर अपन ने माइनस किया तो 2k + 1 और फिर ये हो गया -j और ये 3k - 2 बन जाएगा। अच्छा ये 3k -3 बनेगा, सही है, वो 3k -4 है ना। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करना है 2 0 अल्फा के साथ, तो 2 ले लिया, यहाँ 0 आ गया। अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी है 3, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 4k और ये 9k 13k और प्लस का 2 और ये माइनस का 9। तो 7/13k की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, k की वैल्यू रख के m निकालेंगे फिर से। तो m कितना है अपने पास 2k + 2 0 और 3k -4, ठीक है। इसमें एक बार k की वैल्यू 7/13 अपन रख देते हैं। k की वैल्यू के लिए 1 मिनट रुकना, 1 1 -1 और ये हो गया 2k + 2 0 और यहाँ पे अपन ने इसको k मान रखा है, k अल्फा -4, अल्फा आपका 3 है। वेक्टर अपन ने लिखा 2k + 1 i और -j और 3k -3k। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट किया 2 0 अल्फा के साथ, तो 2 टाइम्स 2k + 1 0 तो हट ही गया और अल्फा के साथ किया तो 3 टाइम्स, तो ये हो गया -9 और प्लस का 2 4k 13k 7/13 आप k की वैल्यू रखो। अब 7/13 कितना आ गया ये आपका 40/13 0 और ये -52 तो -31 आ जाएगा ये, ठीक है ना। बस अब आप क्या करना, ये जो पॉइंट है ना यही आपका कौन सा वाला पॉइंट है, आई थिंक इसको इसने क्या नाम दिया था P। P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, M की जगह P कर देना। ये आपके पास P आ चुका है। अब आप क्या करना BP का स्क्वायर निकाल लेना, ठीक है। तो BP के स्क्वायर की वैल्यू अगर आप देखोगे यहां से PB का स्क्वायर या BP का स्क्वायर, B आपका कितना आ गया था 40 -1, तो 4 -14/13 का स्क्वायर और ये तो 0 हो जाएगा और -1, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देना इससे, इससे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आप निकाल सकते हो, बहुत इजीली निकल जाएगी ये। अल्फा की वैल्यू तो 3 निकाल ही ली थी ना अपन ने, बीपी के स्क्वायर के लिए बी तो अपन निकाल ही चुके हैं और उसके बाद अपन ने ये पी कोऑर्डिनेट भी निकाल ही रखा है। तो बस ये बेसिक कैलकुलेशन आप कर लेना। और वैसे भी देखो इसमें 169 प्रोड्यूस होगा तो 26 से कैंसिल होकर आपको अच्छा सा आंसर दे देगा। तो यहाँ पे 216 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, सी वेक्टर बी द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन द ए। बी का ए पर प्रोजेक्शन सी है, तो सी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, बी वेक्टर का डॉट विद ए कैप और ए कैप, मतलब बी वेक्टर का डॉट विद ए वेक्टर अपॉन मोड ए और ये ए वेक्टर अपॉन मोड ए। तो बी डॉट ए वेक्टर बताओ कितना आएगा, पहले तो ए के साथ डॉट लो लैम्डा प्लस 8 और फिर ए वेक्टर दोबारा लिख दो, ए वेक्टर दोबारा लिखोगे तो वो आ जाएगा i + 2j + 2k होल डिवाइडेड बाय मोड ए स्क्वायर। तो मोड ए की वैल्यू 3 है तो ये 9 बन गया। ये आपके पास आ गया वेक्टर सी। अब a + c वेक्टर निकाल लेते हैं और उसका मॉड्यूलस अपन 7 करके लैम्डा निकाल लेंगे। तो a + c का मतलब है a में c को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये आपका i + 2j + 2k तो कॉमन ही आ रहा है ना दोनों में, तो ये आ गया लैम्डा + 17/9 और i + 2j + 2k। अब इसका मॉड ले लेते हैं अपन,
तो लैम्डा प्लस 17/9 विद मॉड्यूलस साइन इनटू इसका मॉड आ जाएगा 3 और ये वैल्यू 7 के बराबर है। तो लैम्डा प्लस 17 का मॉड कितना आ गया आपका 21। तो लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो लैम्डा 4 आ जाएगा 21 माइनस 17। तो लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई, तो बी वेक्टर क्या आ गया आपके पास 4i प्लस 4k। और सी वेक्टर क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 4 रख दो, ये रहा। तो 4 रखने पर ये आ जाएगा आपका 12/9 मतलब 4/3 i प्लस 2j प्लस 2k। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय बी वेक्टर एंड सी वेक्टर सिंपली बी क्रॉस सी का मॉडुलस हो जाएगा। पहले बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं अपन। बी में 4 0 4 4/3 8/3 8/3, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 32/3 आई, ठीक है ना। और फिर माइनस का जे, और ये 32/3 माइनस 16/3 तो 16/3 प्लस के, फिर 32/3। अब आप इसका मॉडुलस निकाल लीजिए, वही आपका आंसर है। तो इसके लिए आप 16 को तो बाहर ही कर देना और 3 भी बाहर कर देना, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, तो ये भी कट गया। तो 16 आपका आंसर आ जाएगा सिंपली। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ जाता है यहाँ पे 16।